सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट जो भी बोल रहा हूं इट्स माई इंटरप्रिटेशन ऑफ होरा शास्त्र जी। इन अ वेरी सिंपल वर्ड। इट्स माई इंटरप्रिटेशन ऑफ होरा शास्त्र। तो उन्होंने कहा इसको पूजा दोस्त है, इसको एर्थ हाउस मंगल से कराए थे कि तू मेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करेगा तभी मैं तेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करूंगी। और 12th हाउस भी हाई ऑन हार्मोन्स एंड हाई ऑन परचेजिंग एंड एक्सपेंडिचर होता है। तो उसका उन्होंने कहा 12th हाउस मंगल से 12th हाउस मंगल की किराए थे। तो इसमें मौत नहीं होती, इसमें अच्छा, ये जो चीज है कि कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि हर कोई शादी के लिए नहीं बना होता है। अगर वे शादी करते हैं तो या तो उनके ऊपर या उनकी पार्टनर के ऊपर, या तो वो हानि में ही जाएंगे चाहे वे किसी से भी करें। कुछ योग होते हैं ऐसे कुंडली में, ठीक है, तो उन शादियों को ढंग से मैच करना है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू हितेश आकाश चैनल। आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजन खिल्लन जी। राजन खिल्लन जी वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, साथ में वे टीचर और रिसर्चर भी है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के। उनका ज्ञान वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही गहरा है, बहुत ही अनमोल है। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है मैच मेकिंग, विवाह, कुंडली मिलान के बारे में। इस विषय पर आज लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है। उन सारी कंफ्यूजन पे उन्होंने प्रकाश डालकर ठीक से हम सभी को समझाया है। तो आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। मिस्टर राजन खिल्लन जी, वेलकम टू हितेश आकाश चैनल। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत अच्छा हूँ। जी, शादियों का सीजन है, बहुत लोग अभी शादी कर रहे हैं, कुछ लोग विवाह के बारे में सोच रहे हैं, और इन दोनों ही केस में हमारे भारतीय हिंदू परिवारों में सबसे पहले बात आती है पत्रिका की। चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, हर घर में सबसे पहले जन्म के बाद दूसरी बात ये इस यूज में आती है पत्रिका, विवाह के समय। तो आज यूथ में बड़ा कंफ्यूजन है पत्रिका को लेके। कुछ लोग इन्हें मानने से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिनके मिल गई वो खुश है। कई लोग उपाय कर रहे हैं, कई लोग नाम बदलवा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आज जो हमारा यूथ है वो असक्षम है ये समझने के लिए कि क्या महत्वता है हमारी कुंडली मिलान की, पत्रिका की। तो अगर आप पहले ये समझा दे, और साथ ही में हमारे जो ऋषि मुनि हैं जैसे ऋषि जैमिनी, वेद व्यास, पराशर 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 जी। जी, तो ये क्या कहते हैं इसके बारे में, अगर आप पहले हमें यह बता दें। देखो, पूरी एस्ट्रोलॉजी ही पराशर जी की टेक्स्टेड फॉर्म है। पूरी एस्ट्रोलॉजी ही जो टेक्स्ट है या डॉक्यूमेंटेशन है या उसको किसी हायरार्की में उसको डाला गया, वो पराशर जी के है। अब पराशर जी ने उसको स्टार्ट किया तो बीइंग अ सन वेद व्यास जी ने उसको और बढ़ाया। एंड बीइंग अ डिसाइपल, जिसको आज की डेट में शारदील बोलते हैं या स्टूडेंट बोलते हैं, बीइंग अ डिसाइपल ऑफ वेद व्यास, जैमिनी उसको साउथ इंडिया में लेके आए। जी। ठीक है। और जैमिनी ने उस एस्ट्रोलॉजी को, मैंने आपको मान लो कोई डिश बनानी सिखाई, हम्म। ठीक है, और उस डिश में नॉर्थ इंडियन में बनानी सिखाई। अब नॉर्थ इंडिया में अलग तरह का टेस्ट कल्चर है और अलग तरह के स्पाइसेस है। साउथ इंडिया में अलग तरह का टेस्ट कल्चर है और अलग तरह के स्पाइसेस है। तो वो जब साउथ इंडिया जाएगी तो थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी हम्म। करेक्ट। फॉर ओन कन्वीनियंस। साउथ इंडियंस को अलग तरह से चार्टिंग मेथड सिखाया गया और नॉर्थ इंडियन को अलग तरह से चार्टिंग मेथड सिखाया गया। इट्स ऑल अबाउट द वे यू लुक एट द चार्ट। नॉर्थ इंडियन चार्ट स्क्वायर में होता है और स्क्वायर में होता है और उसमें डायमंड्स की तरह बना होता है। और साउथ इंडियन चार्ट में स्क्वायर फॉर्म में अलग अलग तरह से उसको देखा जाता है। तो जेमिनी जी में जो भी वो अपनी स्टडी करके आए, पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी कह लो उस टाइम के हिसाब से, वो करके आए। उसके बाद उन्होंने उसको अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करना शुरू किया। और जब उन्होंने इम्प्रोवाइज करना शुरू किया, उन्होंने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ चीजें ऐड की। जी।
और जेमिनी वॉज दी वन ऑफ द मेजर प्लेयर इन एस्ट्रोलॉजी दैट टाइम, जिसने ये मैचिंग सिस्टम चालू। अच्छा, तो ऋषि जेमिनी से शुरू हुआ यह मैचिंग सिस्टम। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैचिंग ऑफ कपल चार्ट, ये जेमिनी सिस्टम से शुरू हुआ। जी। जेमिनी के अपने सिस्टम्स हैं, लेकिन वो उसका आइडिया पराशर से ही है। उसका आइडिया पराशर से क्यों है? जो दस हिज हिज टीचर वॉज द सन ऑफ पराशर ऋषि। हम्म। अगर आपने चाय बनानी सीखी है और आप यहाँ से ईरान चले जाते हो या कश्मीर चले जाते हो और वहां पे केसर अवेलेबल है, तो आप उस चाय में केसर डाल दोगे, तो क्या चाय का टेस्ट चेंज होगा? बस थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा, चाय तो चाहिए। फ्लेवर आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा ना। इसको बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन। वो इम्प्रोवाइजेशन तब से लेकर अब तक चलती जा रही है। हम्म। एक बहुत बड़ी ब्रांच है एस्ट्रोलॉजी की, उसको बोलते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी। कृष्ण मूर्ति पद्धति बोलते हैं उसको। कृष्ण मूर्ति वॉज अ वेरी ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। उनकी पद्धति को, उसमें उप नक्षत्र नक्षत्र सब देखते हैं। तो हम्म। मेरा ये पर्सनल मानना है, विद नो ऑफेंस, कि सब कुछ दिया तो पराशर जी नहीं है। हम्म। तो किसी को अपना इसमें कॉपीराइट नहीं मारना चाहिए। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, मैं जो भी बोल रहा हूँ, इट्स माई इंटरप्रिटेशन ऑफ होरा शास्त्र, जी। इन अ वेरी सिंपल वर्ड। इट्स माई इंटरप्रिटेशन ऑफ होरा शास्त्र, पराशर होरा शास्त्र इन अ मॉडर्न वे। अगर उस टाइम उन्होंने बोला है कि एक्स वाई जेड चीज करो, आज की डेट में अगर वो पॉसिबल नहीं है, तो उसको मॉडर्नली इम्प्रोवाइज करना बहुत जरूरी है। आज स्कूल के बच्चे आईपैड से पढ़ते हैं ना। हम्म। तो आप जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है, तो आपको उसको मॉडर्नली इम्प्रोवाइज करना बहुत जरूरी है चीजों को। तो शादी है क्या आपके हिसाब से, अगर यही टॉपिक करना है तो? मेरे ख्याल से वही, शादी का मकसद क्या है ये समझना भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। बट जब दो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें परिवार आगे बढ़ाना है, कुछ जो हम आए हैं हमारे धरती पर, तो हम हमारा भी और साथ में उस जहाँ पर हम समुदाय है वहां पर भी हम हमारा योगदान करें। शादी के मेन पर्पस दो ही है। एक जानवर से इंसान बनना, उसको बोलते हैं कमिटमेंट। जानवरों को थोड़ी पता होता है मेरी बहन है, ये मेरी मौसी है, मेरी ताई है, ये मेरी चाची है, ये मेरा पड़ोसी है। तो जानवर से इंसान बनना शादी का पहला, ठीक है। और एक सोसाइटी कुछ प्रिंसिपल से चले, जी। कुछ प्रिंसिपल से चले। और दूसरा है अपने कुल को आगे बढ़ाना। यू हैव टू, मेरा पर्सनल मानना, शादी करना क्यों जरूरी है, जब आप अपने फोर्टीज में या 45 में टच हो जाते हो, तो आपकी जिंदगी में कोई मोटिव नहीं रह जाता। हम्म। द ओनली मोटिव इज योर चाइल्ड। जिससे शादी की है वो भी अच्छा नहीं लगता। जब 5 साल की उम्र में आपको एक खिलौना पसंद आता है, तो 10 साल की उम्र में वो खिलौना ही बेकार लगता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो जब हम जवानी में जो हमें बहुत पसंद आता है, तो आफ्टर 10 ईयर्स वो हमारा मोटिव होता ही नहीं है। वो घर आ रहा है, वो खाना खा रहा है, वो वही आदमी है, वो वही खिलौना है। लेकिन हमारी हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। तो तो आफ्टर अ सर्टन एज, आपकी प्रायोरिटी जो आपको फ्यूल अप करती है, वो होती है आपके अपने बच्चे। एक आदमी, एक डायलॉग है, जिसको ना मार पाए फौलाद, उसको मारती है अपनी औलाद। तो बच्चों में कितनी ताकत होती है। एक एक बनिया फैमिली का बाप अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग अपनी डॉटर की मैरिज में लगाता है।
तो उसको फ्यूल कौन दे रहा है उस पैसे को कमाने के लिए? वो फ्यूल कहाँ से आ रहा है, वो मोटिवेशन कहाँ से आ रही है? बच्चे जिनसे मैं पढ़ता था, आई नॉट टेक द नेम, वन ऑफ द टीचर, नॉट इन एस्ट्रोलॉजी बट इन स्टॉक मार्केट, हिज सन वॉज, उसको प्रॉब्लम को मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, जो मेंटली वो, आई कान, मतलब वो उस, उनके थोड़ा सा मेंटली इशू था उनके बच्चे को, और वो बच्चा भी इस समय 35 ईयर्स ऑफ एज का होगा, एल्डर देन मी, बट ही इज वर्किंग मोर, मतलब ही इज वर्किंग आवर्स, बीइंग अ 65 ईयर्स गाय, ही इज वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग एबिलिटी इज मोर देन मी, क्योंकि उनको लगता है अगर वो वर्क नहीं करेंगे तो उनके बच्चे का क्या होगा। ही वर्क्स 12 आवर अ डे, आई वर्क 7 आवर अ डे। तो एक दिन मैंने सोचा ये जो सर है, ये 12 घंटे कैसे काम कर लेते हैं? तो निकला कि बच्चों की वजह से। तो बच्चे क्या होते हैं आफ्टर 40, द ओनली मोटिव इन योर लाइफ, हम्म। वन ऑफ द बिगर मोटिव्स। और शादी के बाद ही बच्चे आएंगे ना। अब करेक्ट। कई लोगों का कमेंट आ जाएगा वो तो शादी से पहले ही हो सकते हैं। तो बैलेंस तभी बनेगा जब शादी के साथ होगा। तो एक अपना, एक फॉर अ पार्टनर एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ, एंड दूसरा मोटिव इन लाइफ, जो बच्चे होते हैं। आज भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी उतनी रेलेवेंस रख पा रही है 2024 में? जैसे पहले अगर किसी को कहे कि उनका वीनस स्ट्रांग है जैसे, तो मैं 15-16 रानियां होगी तो वो चीज बहुत अच्छी मानी जाती थी कि अरे वाह। पर आज तो वह मॉरली इनकरेक्ट हुआ, या मतलब सोसाइटी की नजर से इनकरेक्ट हुआ। तो क्या आज भी, ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो क्या वो 2024 में भी इतना रेलेवेंस रख पा रही है? पूरा रिलेवेंस है। अगर किसी के मल्टीपल पार्टनर्स नजर आ रहे हैं, जी। आप उसको जो मर्जी उपाय बता दो, काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। महाभारत में एक अर्जुन होता था, उसके मल्टीपल मैरिजेस हुई, उसकी कुंडली में वो चीज नजर आती है। जी। तो जो चीज कुंडली में नजर आती है, उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते आप। उसको आप एज पर दी सिचुएशन इम्प्रोवाइज कर सकते हो। अगर एक रशिया से मेरे को कॉल आई, आई एम फेसिंग अ वेरी बैड डे इन माई रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, वो डाइवोर्स हो जाएगा, वो सेपरेशन हो जाएगा ऑन दैट वेरी डे। इंडिया में कुछ फैमिलीज में वो मेंटल सेपरेशन हो जाएगा, वो कमरा चेंज हो जाएगा उनका, लेकिन वो लीगल सेपरेशन की तरफ नहीं जाएगा। सही कहा। मैं पहले तो हफ्ते की एक दो तीन कुंडलियां ही देखता था, लेकिन फ्रॉम 2023 आई आई एम लुकिंग एट मोर देन 5 कुंडलीज अ डे। तो पिछले 1,000 कुंडलीज जो मैंने देखी हैं एकदम से, वो एस्ट्रोलॉजी एज अ बिजनेस चला कौन सी चीज रही है? मैरिज। अगर एस्ट्रोलॉजी एज अ बिजनेस सस्टेनेबल बिजनेस है, तो उसका 75% पार्ट मैरिज है। जी। आधे लोग अपनी बीवी से दुखी हैं, आधी बीवी अपने पति से दुखी हैं। और कई लोगों की कुंडली नहीं मैच कर रही, और कई लोगों की कुंडली मैच कर रही है लेकिन वो आपस में मैच नहीं कर रहे। तो एस्ट्रोलॉजी एज ए बिजनेस की जो सस्टेनेबिलिटी है, उसका जो मेजर चंक है मैरिज से आता है। इवन इंडियन इकोनॉमी की जो सस्टेनेबिलिटी है, हम्म। उसका मेजर चंक मैरिज से आता है। एक मैरिज, एक फूल वाले से लेकर, ड्राई क्लीनर से लेकर, प्रेस वाले से लेकर, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े बैंक्वेट, इवन ऑटो इंडस्ट्री तक को बेनिफिट देती है एक मैरिज। ज्वेलरी इंडस्ट्री जितनी इंडिया में चलती है, वो चलती क्यों है? मैरिज। मैरिज अपने आप में एक इतना बड़ा इवेंट है जो पूरी इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर देती है। हम्म।
तो अगर यही हम अगर मैरिज की बात पर आए तो जो कुंडली मिलान करते हैं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई से समथिंग रॉन्ग, मेरे ख्याल से तीन चीजें देखते हैं। सबसे पहले अष्टकम गुण, जिसमें 36 गुण मिलाए जाते हैं। 8 फैक्टर्स में कन्या और वर्ण देखे जाते हैं। फिर अपना लगन कुंडली, जहाँ पे जब वर और बालिका जब जन्म लिए थे तब सेलेस्टियल बॉडीज की क्या पोजीशन थी वो। और फिर आता है उनकी नवमांश कुंडली, जहाँ पे शादी के बाद, विवाह के बाद उनका कैसा रहेगा, वो सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी करते हैं। इन चीजों में जब वो दोष देखते हैं, जब वो मेलापक में दोष देखते हैं, तो हम देखते हैं कि राहु केतु शनि मंगल ना हो। और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है मंगल का। काफी अगर कि अरे नहीं, कई सबसे पहले लोग चेक कराते हैं कि मंगल तो नहीं है। अगर कोई इन चीजों में ना भी मानता हो तो वो भी सबसे पहले आ जाता है कि अरे हम तो मांगलिक है। मांगलिक दोष। हाँ, बहुत सारे उसके बारे में चीजें हैं। मांगलिक की मांगलिक से ही हो, मांगलिक की अगर अमांगलिक से हो गई तो डेथ हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बहुत बुरा रहेगा। हम्म। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें आज, अगर हम मांगलिक लोगों की, तो जो मांगलिक लोग हैं करीबन मेरे ख्याल से 43% लोग मांगलिक है। अगर उनके फर्स्ट फोर्थ सेवेंथ एट्थ और ट्वेल्थ हाउस में है, और साउथ इंडियंस को मिला ले तो सेकेंड हाउस में भी, तो करीबन 50% लोग मांगलिक है। फिर भी आज हमारे इसमें बहुत ज्यादा वो भय है मांगलिक लोगों से। तो क्या इस तरह की प्रवृत्ति है मांगलिक लोगों की? क्या वो बात सच है कि मांगलिक से मांगलिक की होनी चाहिए, या एक ये सुपरस्टिशन है? क्या आखिर ये चीज है मांगलिक से मांगलिक का विवाह होने के पीछे? फॉर एग्जाम्पल, जी। एक आदमी डॉक्टर है, तो एक डॉक्टर ज्यादातर ये प्रेफर करता है कि उसकी डॉक्टर से शादी हो। हम्म। एक पुलिस वाला ज्यादातर प्रेफर करता है कि उसकी पुलिस वाले से ही शादी हो। आर्मी में भी इंटर आर्मी मैरिजेस बहुत होती हैं। सीए में भी इंटर सीए मैरिजेस बहुत होती हैं। जी ऐसा होता है ना? जी जी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे, अच्छा, मंगल एज अ प्लेनेट आप क्या समझते हो? अ, मंगल एज अ प्लेनेट, मतलब जिसे गुस्सा आता हो, और साथ में मुझे एक और चीज लगती है, जितना मैं मंगल को समझ पा रही हूँ, मंगल की बुरी। एग्रेशन एंड वांट। हाँ, एग्रेशन बहुत है, बट साथ में वो मैनेज भी करते हैं चीजों को, वो मैनेज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल, अच्छी राशि में हो तो रिस्पॉन्सिबली मैनेज करते हैं, और हम्म। बुरी राशि में हो तो इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अच्छा। हम्म। ठीक है, इसको सिंपल लेते हैं, एंगर एंड वांट। ओके। अब मान लो आपने मुझे बोला मांगलिक XYZ हाउसेस में होता है। आपने बोला मंगल फर्स्ट हाउस में है तो बंदा मांगलिक है। हम्म। फर्स्ट हाउस में मंगल है तो बंदा अपने आप से एंग्री होगा। जी। ठीक है, ये अच्छा है कि बुरा है? दोनों फैक्टर्स है। हम्म। अगर वो अपने आप से गुस्सा होगा तभी वो जिम जाएगा। हमारा मंगल फर्स्ट हाउस में नहीं है, हम कहते हैं हम जो है ठीक है, बढ़िया है, वो गुस्सा आ ही नहीं रहा। अंडरस्टूड? गॉट। एग्रेशन फ्रॉम सेल्फ। हम्म। अब जो सेल्फ से एग्रेशन रहेगा, अब ऋषि जैमिनी कहते हैं ये तो अपने आप से ही गुस्सा है, इसको उसी से शादी करा दो जो अपने आप से ही गुस्सा है। हम्म। कॉन्सेप्ट, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ये था। सेकंड हाउस होता है वेल्थ एक्युमुलेशन का। कई लोग होते हैं 18 की जगह, 12 की जगह। अरे अगर रुक आप जाओ। ऑडियंस में किसी को नहीं पता हो कि हाउस क्या है, तो अगर आप वो एक्सप्लेन। हाउस होते हैं और 30 डिग्री कॉलम इन आर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, जो पूरे ब्रह्मांड में 12 हाउसेज होते हैं, तो 30 × 12 360 डिग्री, तो पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री है। कोई ना कोई प्लेनेट किसी ना किसी हाउस में तो बैठा ही होगा। तो जो पहला 30 डिग्री है फर्स्ट हाउस है, सेकंड 30 डिग्री है सेकंड हाउस है, थर्ड 30 डिग्री है थर्ड हाउस है। हर हाउस के अपने अपने कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे पहले हाउस के फैक्टर्स हैं, या पहले हाउस से हम क्या देखते हैं? अपने सेल्फ को देखते हैं। सेकंड हाउस से वेल्थ को देखते हैं, फैमिली को देखते हैं, कुटुंब बोलते हैं। थर्ड हाउस से भाई बहन को देखते हैं और स्ट्रेंथ को देखते हैं। फोर्थ हाउस से मदर को देखते हैं, प्रॉपर्टी को देखते हैं, दोस्तों को देखते हैं। ठीक है। अब मंगल किसी ना किसी हाउस में तो होगा ही, किसी ना किसी का।
फर्स्ट हाउस में सेल्फ है, तो वो आदमी अपने आप को ही रोज चैलेंज करेगा। तो ये चीज अच्छी भी है, अपने आप को रोज चैलेंज करेगा, अपनी टू डू लिस्ट बनाएगा, वो टू डू लिस्ट को टिक करेगा। नहीं, ठीक है, किसी और से अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को मोटिवेट करेगा। जी जी जी। अच्छी चीज है ना। अब ये सारी चीजें करेगा तो अपनी फैमिली को कम टाइम देगा। हम्म। तो फैमिली को कम टाइम देगा तो जैमिनी कहते हैं यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करते हैं, मंगल फर्स्ट हाउस की मंगल फर्स्ट हाउस से शादी करा देते हैं। वो उसका और उसका माइंडसेट मैच कर जाएगा। हम्म। सेकंड हाउस वाला पैसे और परिवार को, प्रेस्टीज ऑफ परिवार को, अपने परिवार की प्रेस्टीज को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का है और वहां पे एग्रेशन आ गया। सेकंड हाउस सेविंग का है, वहां पे एग्रेशन आ गया। अब एक आदमी का मंगल सेकंड हाउस में है, वो अपनी बीवी को डायमंड का सेट नहीं लेके दे पाएगा क्योंकि वो सेविंग्स करनी है। तो वो सेविंग्स को लेके बहुत एग्रेसिव होगा। तो फिर जैमिनी ने कहा यार एक काम करते हैं, सेकंड हाउस मंगल की सेकंड हाउस से शादी करा देते हैं, मेंटेलिटी मैच कर जाएगी। सेवंथ हाउस प्राइवेट लाइफ का है। सेवंथ हाउस के मंगल वालों में हाई ऑन हार्मोन्स एबिलिटी आ जाती है। तो जैमिनी ऋषि कहते हैं ये तो हाई ऑन हार्मोन्स हो गया भाई, ये तो जानवर बन जाएगा ये तो फिर जैमिनी ऋषि कहते हैं चल इसका भी एक इलाज निकालते हैं, सेवंथ हाउस मंगल की, सेवंथ हाउस मंगल से शादी कराए। एट्थ हाउस होता है, जैसे फर्स्ट हाउस सेल्फ है, तो सेवंथ हाउस आपका स्पाउस हो गया। एट सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, तो सेवंथ से सेकंड हाउस होगी स्पाउस की फैमिली। हम्म। तो किसी लड़की का एट्थ हाउस में मंगल है, उसके फादर इन मदर इन लॉ उसको यमराज लगेंगे। तो इसको भी मांगलिक कैटेगरी में डाल दिया जेमिनी ऋषि ने। उन्होंने वर्ड मांगलिक नहीं यूज किया था, उन्होंने कहा था कूजापति दोष। अच्छा। नॉर्थ इंडिया में मांगलिक चलता है। तो उन्होंने कहा इसको कूजा दोस्त है, इसको एट्थ हाउस मंगल के एट्थ हाउस मंगल से कराए थे कि तू मेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करेगा तभी मैं तेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करूंगी। और ट्वेल्थ हाउस भी हाई ऑन हार्मोन्स एंड हाई ऑन परचेजिंग एंड एक्सपेंडिचर होता है। तो उसका उन्होंने कहा ट्वेल्थ हाउस मंगल से, ट्वेल्थ हाउस मंगल की किराए थे। हम्म। तो इसमें मौत नहीं होती, इसमें कंपैटिबिलिटी इशू आता है। अगर मौत होती होती तो कितने हिंदुओं को छोड़ के कितने सारे धर्म है जो कुंडली मैच ही नहीं करते, सब मर रहे हैं क्या। और अगर मौत लिखी है तो जोन सी पूजा करानी है करा लो, बच के दिखा देना। ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो मरा ना हो, जिसके माँ बाप ना मरे हो, जिसके बीवी ना मरी हो, सबने मरना है। अरे जैमिनी ऋषि खुद मर गए। जैमिनी ऋषि चिरंजीवी तो है नहीं, व्यास ऋषि है चिरंजीवी। जैमिनी ऋषि खुद मर गए। और हिज डेथ वॉज डन फ्रॉम दी वाइल्ड एलिफेंट। ये ओ। टेक्स्ट में है, टेक्स्ट में है। आई कैन गिव यू द टेक्स्ट। जैमिनी ऋषि के मरने का कारण एक जंगली हाथी था। हम्म। वो खुद अपनी, ही वॉज अर्ली एज में उनकी डेथ हुई थी, क्योंकि वेद व्यास जी जैमिनी ऋषि के बाद भी थे। जब राजा परीक्षित स्टार्ट हुए, जब कलयुग स्टार्ट हुआ, तो वेद व्यास जी उसमें उसमें भी थे, लेकिन जैमिनी ऋषि नहीं थे। तो टेक्स्टेड फॉर्म है कि जैमिनी की जो डेथ हुई है वो जंगली हाथी की वजह से हुई है। और आप मुझे चैलेंज करो, मैं वो टेक्स्टेड फॉर्म इंस्टाग्राम में अपडेट करके दिखाऊंगा, 2-4 दिन ढूंढने में लग जाएंगे उसको। जैमिनी ऋषि वॉज दी पर्सनल एस्ट्रोलॉजर ऑफ धृतराष्ट्र। अच्छा। जैमिनी ने धृतराष्ट्र को बोला था अपने पहले बच्चे का, वो क्या कहते हैं, वो वर्ड मुझे नहीं ध्यान आ रहा, अपने पहले बच्चे को त्याग दे, जिंदगी सफल हो जाएगी, 99 लड़के हैं तेरे पास, लेकिन धृतराष्ट्र ये ज्येष्ठ पुत्र है, ये नहीं त्यागा जाएगा। एंड रिजल्ट एवरीवन नो।
तो अगर वो उसके फैमिली एस्ट्रोलॉजर थे धृतराष्ट्र के, तो दुर्योधन की पूजा तो वो भी करा सकते थे। हम्म। किस वहम में जी रही है दुनिया। करेक्ट। कई चीजें बहुत ज्यादा एड ऑन हो जाती हैं। एस्ट्रोलॉजी नथिंग, बस सपने दिखाने का खेल है। मैं आपको अमीर बना दूंगा, मैं आपकी उस लड़की या लड़के से शादी करवा दूंगा, मैं आपको मोक्ष दिलवा दूंगा, हम्म। मैं आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड करा दूंगा। तो ये जो उपाय है ये वास्तव में कार्य करते हैं? कार्य करते हैं, लेकिन उपाय की जो गंगोत्री है, वो सिर्फ 3 गंगोत्री हैं उपाय की। गंगोत्री का मतलब उपाय कहाँ से निकलते हैं। मंत्र, हम्म। मंत्र जाप, दान, डोनेशन एंड फास्टिंग। इसके अलावा आपको कोई कह रहा है छिड़क दो, उल्टा लटक जाओ, पानी में बहा दो, उसकी माँ की पूजा करो, उसका ये करो, उसका वो करो, मंदिर नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना, उसके पास नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये सब बुलशिट है। मंत्र, उपवास और दान, अगर आपको कोई ये उपाय देता है तो यू कैन एक्सेप्ट इट एज अ उपाय और रेमेडी, और वो आप करो। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको कोई लड़का पसंद है, 16 सोमवार के फास्टिंग करो। पार्वती जी को भी तो अर्पणा इसलिए बोलते थे ना, क्योंकि उन्होंने पत्ता खाना भी छोड़ दिया। पहले वो पत्ता खाती थी, फिर उन्होंने पत्ता खाना भी छोड़ दिया था शिव जी के लिए। पार्वती जी ने, वो फास्टिंग करती थी और सिर्फ पत्ता खाती थी, और उन्होंने पत्ता खाना भी छोड़ दिया था। फिर जब शिव जी बारात लेके आए, तो पार्वती जी के फैमिली वाले कहते हैं यार ये तो नहीं करेंगे, ये तो बढ़िया आदमी लग ही नहीं रहा, इसकी ड्रेसिंग सेंस ही नहीं अच्छी। डर गए थे वो। हाँ, वो कहते हैं प्यारी चीज, तो उन्होंने उठा के अपना सांप ही दे दिया। पार्वती जी की मम्मी बेहोश। तो फिर विष्णु जी ने कहा यू हैव टू, यू आर शिव, आप दुनिया के सबसे, मतलब सबसे ताकतवर तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, आप ही दुनिया हो, आप ही सब कुछ हो। लेकिन फिर भी आपको वेल मेंटेन रहना पड़ेगा, क्योंकि आज आपकी शादी है। तो चंदन लगाया, इत्र लगाया, अच्छी ड्रेसिंग की, मनीष मल्होत्रा तरुण तरानी के कपड़े पहनाए शिव जी को, उसके बाद जाके उनकी शादी हुई। जी। हाँ, तो इवन इफ यू आर शिव, आपकी बारात के बाद आपको रोका जा सकता है, तो शादी नहीं करेगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर माई डॉटर। हम्म। तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम योर माइंड। शिव पुराण में लिखा हुआ है सब, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। मैं तो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि ये अभी जो ये पॉडकास्ट सुनेंगे वो सब 2000 के बाद बॉर्न वाले लोग बहुत सारे सुनेंगे, तो उनको समझ आ जाए। अब मैं संस्कृत में 2 4 श्लोक पढ़ूंगी, उनको समझ ही नहीं आएगा ना। एक तो संस्कृत मैंडेटरी करनी चाहिए। हम्म। हो सकता है आपका योगी जी ये सुने, तो योगी जी संस्कृत मैंडेटरी कर देना। मैंने संस्कृत इसलिए छोड़ी थी बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर, क्योंकि सारे ही जर्मन और फ्रेंच ले रहे थे। और अब इंटरेस्ट होने, हाँ, इंटरेस्ट होने के बाद छोड़ी थी मैंने। जी। क्योंकि क्योंकि मैं फ्रेंड्स पर इंक्लाइन टुवर्ड जर्मन एंड फ्रेंच, ना फ्रेंच सीख पाया ना संस्कृत सीख पाया। तो मैंडेटरी होनी जरूरी है। हालांकि अब जरूर पेरेंट्स इस बात पे ध्यान दे रहे हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि अब गुरुकुल में भेज रहे हैं अपने बच्चों को, वो इम्पोर्टेंस हम्म। समझ रहे हैं, समय बदल। गुरुकुल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट, कि हाँ। हमारा जो धर्म है वो साइंटिफिक है, हम्म। लेकिन उसको लॉजिकली समझना, उसको क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी जल चुकी है, वो सारे टेक्स्ट हमारे पास है नहीं। बट अगर आज भी हम रिसर्च करेंगे ना, तो हम वापस पुष्पक विमान बना लेंगे। आप अभी बोल रहे थे कि ज्योतिष के बारे में बता रहे थे कि कैसे ये एक बिजनेस भी है और साथ में कैसे बहुत सारे लोग उपाय बताते हैं। तो ये बात आपने, सपना दिखाते हैं, सपना दिखाते हैं। जी, तो ये बात बिल्कुल सही है। आज बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे कि मैं अपनी ही बात करूं तो अगर मुझे किसी को भी बताना है तो हर पंडित के अलग अलग प्रिडिक्शंस होते हैं। और मेरे ख्याल से जो ईश्वर की जोत दिखाए वही ज्योतिष है,
किंतु आज भय में डाल रहे हैं वही ज्योतिष। तो कैसे हमारी ऑडियंस को भी ये पता चले कि कैसे आप सही ज्योतिष पता कर एक सकते। मेरे मेरे पास लड़की आई, कहती है आई वांट टू बी मॉडल, मैं प्रीलिम्स होते हैं ना मॉडलिंग के, उसमें जाना चाहती हूँ। तो मैं क्या, नॉट पॉसिबल। आप सीए कर लो, आप सीए परस्यू कर रहे हो, दो चार पेपर भी निकल गए हैं, अब लास्ट के पेपर रह गए, अब सीए कर लो, एमएनसी में जॉब कर लेना। मेरे चली गई। फिर वो किसी और को उसने फोन किया, वो कहता है हम आपको मॉडल बना देंगे। वापस मेरे पास आई, 3.25 लाख रुपए खर्च चुकी है उपायों में। ये काम नहीं करना। प्रिडिक्शन इज द रॉन्ग वर्ड, गाइडेंस इज द राइट वर्ड। जी। गाइडेंस इज द, कोई अंगूठी नहीं पहनी हुई मैंने। आई वॉज रिकमेंडेड अ रूबी हम्म। बाय अ वेरी ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। तो फिर मुझे, नाउ आई टेक द नेम, जस्टिस एस एन कपूर एंड डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा मिले लाइफ में। तो मैं क्या, सर रूबी कह रहा है पहनने को, सत्य जाके रूबी आती है। कहते कोई जरूरत नहीं रूबी पहनने की, जस्ट सिट अंडर द सन, टेक अ सन बाथ एंड चैंट ओम नमो शिवाय, सारे उपाय हो गए। और जब 2 पैसे कमाएगा, उस दिन नहीं, उस दिन तो बहुत डेप ट्रैप में था, जब 2 पैसे कमाएगा, एक अपना अच्छा सा लंगर लगा दियो, या आटा गेहूं, एनी ग्रेन और सीरियल डोनेट कर दियो। और फास्टिंग के लिए उन्होंने मुझे बताया था फ्राइडे के फास्ट, जो मैंने आज तक नहीं रखे। कि फ्राइडे कोई पार्टी होती है, मैं फूडी पर्सन, मैं ऐसा 2 कर लूं, वो कहते 2 कर ले। तो मैं कहा रूबी का क्या, कहते रूबी पहनते हैं सन की पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तू सन को गॉड मानते हुए ओम नमो शिवाय बोल रहा है और सनलाइट ले रहा है, तो अब तेरे को विटामिन डी भी मिलेगा, जो रूबी से नहीं मिलता। हम्म, बहुत गहरी। मेरे ख्याल से आज जब इतना सब कुछ हम बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करिए, योग करिए, जर्नल लिखिए, सो दैट यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ, यू विल हैव बैलेंस एंड हार्मनी बिटवीन योर माइंड एंड बॉडी। आई एम बीइंग सो ब्लंट कि मैंने उनको बोल दिया सर फ्राइडे के पास नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। सारी पार्टीज फ्राइडे को होती हैं, फिल्म रिलीज फ्राइडे को होती है। तो कहते मत कर, सिर्फ दुर्गा सप्तशती के 2 मंत्र उन्होंने बताए थे, वो पढ़ लिया कर। और दुर्गा माता को बोल दिया फ्राइडे के पास फास्ट नहीं कर सकता, बाकी सब कर लूंगा। एंड फ्राइडे इज माई लकीएस्ट डे। हाँ, आप फ्राइडे बॉर्न है। नहीं, सैटरडे बॉर्न हूँ, लेकिन ओह, शनि का सबसे अच्छा दोस्त शुक्र ही है। अच्छा। तो यही शायद मेरे ख्याल से अगर मंत्र भी बोलते हैं तो वही हम लोग हमारा पूरा, उसमें आपका मेडिटेशन भी आ गया, ग्रह शांति भी हो गई, और आपने रिफ्लेक्ट भी कर लिया। नो, नो पाई नीड्स मनी, हम्म। बट एवरी वन नीड्स हनी, दैट्स वाई उपाय वॉज बॉर्न। नो पाई नीड्स मनी। अच्छा, ये जो चीज है कि कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि हर कोई शादी के लिए नहीं बना होता है। अगर वे शादी करते हैं तो या तो उनके ऊपर या उनकी पार्टनर के ऊपर, या तो वो हानि में ही जाएंगे चाहे वे किसी से भी करें। कुछ कुछ योग होते हैं ऐसे कुंडली में, ठीक है, तो उन शादियों को ढंग से मैच करना है, उनकी अच्छा। मैचिंग ढंग से करनी है, शादी तो करनी है, वरना लोनलीनेस आ जाती है। हम्म। वरना लोनलीनेस आ जाती है। यू हैव टू हैव अ कंपेनियन इन योर लाइफ। हम्म। शादी के कंपेनियनशिप ही तो है। जी। तो शादी तो करनी है। हम्म। शादी से क्या होता है, सोशल एक्सेप्टेंस मिलती है आपको। समझ आ रही है ना मेरी बात? हाँ। अगर किसी 40 साल के आदमी ने शादी नहीं की होगी, उसको सोशली कोई शादी में बुलाएगा भी नहीं, क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलेगी उसको। और हम सभी सोशल एनिमल ही है। करेक्ट।
ये जो कुंडली के इसमें ही आता है, एक होता है गण मिलान, तो ये बड़ा कंफ्यूजन है कि ये क्या होता है। और देवगण, मानवगण, राक्षस गण, इन। ये नक्षत्र बेसिस होता है। अच्छा। हर नक्षत्र के अपने अपने गण होते हैं। और यू विल बी वेरी अमेज टू लिसन के राक्षस गण वाले ज्यादा मेहनती होते हैं और देवगण वाले आलसी होते हैं। ओह। मैं देवगण का बॉन्ड हूँ। मैं भी देवगण से हूँ। हाँ, तभी तो मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं। हम्म। तभी तो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। देखो, नाड़ी इज अबाउट डिजीज एंड वेलबींग। बकूट इज अबाउट लव एंड अफेक्शन। एंड गन इज अबाउट छोटी छोटी बातें नहीं होती। हम्म। ऐसी भी लड़ाइयां हो जाती हैं कपल में कि एक ने एसी 25 डिग्री पे रखना है और एक ने 20 डिग्री पे रखना है। गन इज अबाउट दैट, छोटी 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 बातें। मैत्री का मतलब ही मित्र होता है। मित्र का मतलब होता है कंपेटिबिलिटी। हम्म। योनि का मतलब होता है सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी। तारा का मतलब होता है डेस्टिनी। वश्य का मतलब होता है डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब ये नहीं कि डोमिनेंट और सबमिसिव वाला डोमिनेंट, कि एक ने कही दूजी ने मानी, कहे गुरु नानक दोनों ज्ञानी वाला। हम्म। और वर्ण का मतलब होता है वर्क लाइफ बैलेंस। जी। इट्स अ वेरी डिटेल्ड वो, मैचिंग करनी जरूरी है। लेकिन इसमें नाड़ी को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हुए हैं, 8 पॉइंट्स। जी। अगर नाड़ी नहीं मैच होती तो शादी मत कर लेना। बाकी सबके रेमेडीज हो जाएंगी, लेकिन नाड़ी की रेमेडी नहीं है। नाड़ी दोष को अंडररेट किया हुआ है। हम्म। मांगलिक दोष की भी रेमेडी हो जाएगी, नाड़ी दोष की नहीं। क्योंकि वही जो हमने अभी शादी के पर्पस की बात करी थी। हम्म। करेक्ट। तो इसी वजह से ये थर्ड आजकल ये भी आ गए। ऑटिज्म, ऑटिज्म, एक एक नाड़ी दोष वाली कुंडली थी, उनके बच्चे को ऑटिज्म था। हम्म। इट्स अ मेंट, मैं अभी वो एक बीमारी भूल रहा था ना, मेरे को ध्यान आ गया। वो उनको ऑटिज्म था ही इसलिए क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ का नाड़ी दोष निकलता था। इतना आगे उसका प्रभाव हो सकता है, ना सिर्फ आपके इस। एंड दे बोथ आर मल्टी मिलियनियर्स टाइप ऑफ पर्सन। हम्म। हमारी कुंडली में बहुत साइंस है। हमारे इसमें ये भी एक चीज आ जाती है कि वर की उम्र ज्यादा होनी चाहिए कन्या के इससे। तो पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि मेन वर द ओनली हु वर टेकिंग केयर ऑफ ऑल काइंड ऑफ द थिंग्स, फाइनेंस के इससे या देखभाल उनकी पूरी करने। साइंटिफिकली भी ये अच्छा रहता है, अच्छा। क्योंकि मेल अपनी प्रोजेनी को 75 ईयर्स तक बना सकता है। लेकिन फीमेल का जो मेनोपॉज है 40s में आ जाता है। आजकल 40s में आ जाता है, पहले 50s में आता था। तो इसको रिप्रोडक्टिव नेचर से बनाया गया है। तो इसलिए ये बोला गया कि मेल मेल साइंटिफिकली मेल के पास कोई ऐसा मेनोपॉज जैसा पार्ट ही नहीं है ना। करेक्ट। बस इसलिए मेल की एज को ज्यादा रखा गया फीमेल से। हम्म। यही कारण है, ना कि कुछ और दूसरे कारण है। बाकी जो बनाना है बना लो, जो इंटरप्रेट करना है कर लो। अच्छा, आपने एक बार बात करी थी अप्रकाशित ग्रहों की। सबसे पहले हम्म। मैं बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम जो मॉडर्न साइंस में जितने भी प्लैनेट्स पढ़ते हैं वही सारे प्लैनेट्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, बट वो सारे नहीं होते। जो वाइब्रेशन और लाइट का इफेक्ट देती है हमारे अर्थ पे, वो यूजुअली हमारे इसमें काउंट करे जाते हैं। अप्रकाशित ग्रह मैं शेयर करूं स्क्रीन? मेरे पास है एक अ, सॉफ्टवेयर जिसमें सारे नजर आएंगे।
हाँ, आप मुझे बताइए कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि अप्रकाशित ग्रह भी हमारे इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होते हैं। तो अगर आप ये बता सकें। वैदिक वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं पता। अच्छा। बाकी किसी को क्या पता होगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं पता। गुलिक, धूम, व्यतिपात, इंद्रचाप, परिवेश, दे आर 5 मेजर अप्रकाशित ग्रह। और गुलिक और धूम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में ज्यादा रिसर्च और टेक्स्ट हुआ नहीं है, लेकिन गुलिक और धूम की मैंने जितनी भी रिसर्च और टेक्स्ट की है, ये दोनों नेगेटिव ग्रह हैं। जहां पे ये प्लेस्ड होते हैं वहां पे ठाकुर तो गयो। ये वैवाहिक जीवन में भी प्रभाव डालते, जो नवमांश। अगर 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 वो वैवाहिक जीवन वाले में मतलब प्रॉब्लम, अगर मान लो किसी का गुलिक 7th हाउस में हम्म। और उसका धूम भी 7th हाउस में, ऐसी मैंने कुंडली देखी हुई है। और मेल कुंडली, उसका गुलिक भी 7th हाउस में था, उसका धूम भी 7th हाउस में था। एंड ही वॉज अ गाय विथ स्पर्म डिसऑर्डर एंड इम्पोटेंसी। ओ। तो वैवाहिक जीवन पे असर तो आ ही गया ना, अप्रकाशित। अच्छा, 7th हाउस उसका खाली नजर आ रहा था। बहुत कम सॉफ्टवेयर हैं जो अप्रकाशित ग्रह को डिस्प्ले करते हैं। हम्म। मैं तो मैनुअली भी निकाल लूंगा। आजकल किसी को मैनुअली कुंडली बनानी नहीं आती, क्योंकि मैनुअली कुंडली तभी बना सकते हो जब आपको पंचांग की नॉलेज हो। हम्म। स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ ग्रहस की नॉलेज हो। एस्ट्रोनॉमी में एक टर्म आती है, अपोजी और पेरिजी। एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स है। मेरा एक दोस्त है, इसरो इसरो से एफिलिएटेड है, एजुकेटर। उसने मुझे सिखाया है। मैं, क्योंकि हम दोनों डिस्कस करते हैं ना, वो एस्ट्रोनॉमी का है, मैं एस्ट्रोलॉजी को। हम्म। तो शास्त्र में एक जगह लिखा है कि वीनस कुंभ राशि में, वीनस एक्वेरियस में कम इफेक्ट देता है। अच्छा या बुरा नहीं लिखा। द इम्पैक्ट ऑफ इफेक्ट इन एक्वेरियस वीनस इज वेरी लो। तो मुझे समझ नहीं आया यार, वीनस तो सैटर्न का दोस्त है, तो हम्म। लो क्यों लिखा हुआ है? राजयोग की इंटेंसिटी उसमें लिखी है लो। तो उस स्टेटमेंट को मुझे लॉजिकली प्रूव करना था। हम्म। तो मेरे को 2 साल पहले ये बात पता चली कि वीनस जब एक्वेरियस में होता है, वो उसका अपोजी पॉइंट है। अपोजी पॉइंट, द डिस्टेंस, द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम अर्थ। तो इसका ये निकला, जब वीनस या कोई भी प्लेनेट जब अपने अपोजी में होगा तो वो जी। कम इफेक्ट देगा, और पेरिजी में होगा जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ है, उसमें ज्यादा इफेक्ट देगा। हम्म। तो बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है, और मेन चीजें उनकी कुंडली में या पत्रिका में वो मिस हो जाती, हो सकता है उसके काफी प्रभाव हो। बिल्कुल। और ये तो मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि इन प्लैनेट्स का नाम लोगों ने सुना ही नहीं है। राहु केतु भी अप्रकाश ग्रह है। हाँ, राहु केतु भी प्रकाशित का है। वो पॉइंट्स हैं, इनको सेंसिटिव पॉइंट्स बोला जाए तो अच्छा रहेगा। हमेशा उनका हानि में ही होता है या लाभ में भी होता है, प्रकाशित ग्रहों का? कुछ का लाभ में भी होता है। अच्छा। कुंडली हमें क्यों देखनी चाहिए और क्यों गाइडेंस लेनी चाहिए? इसका यही है ना कि हमें क्या नहीं करना, हम्म। व्हाट टू नॉट टू डू। करेक्ट। नाड़ी दोष की शादी है तो मैं बोलता हूँ भैया शादी मत करो। ऐसे करके बोलता हूँ शादी मत करो। अगर किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन ले ले, नहीं चाहिए तो ना ले। योनी मैच नहीं कर रही तो शादी मत करो। हम्म। ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें फिर भी मैनेजेबल है। अब मैं आजकल योनी को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, हम्म। बिकॉज ऑफ द मैनी फैक्टर्स राइजिंग इन सोसाइटी टुडे। करेक्ट। देयर सो मेनी थिंग्स राइट। टेक इट एट गाइडेंस।
एवरीथिंग यू शुड टेक इट एज गाइडेंस। आपको पता है कि बारिश आने वाली है, आप बारिश रोकोगे कि अपने आप को बारिश से बचाओगे? अपने आप को ही बचाएंगे। बस। और कोई एस्ट्रोलॉजर कह रहा बारिश ही रोक दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। मेरे ख्याल से यही कुछ साइंस है जिनसे आपको बचना चाहिए कि किसकी सही गाइडेंस है, क्योंकि कई बार लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं पंडित में भी कि इन्होंने ऐसा कहा है या वैसा कहा है। तो जिन जो अच्छी बातें करता है उन्हें वही अच्छा लगता है। तभी तो मैंने टीका नहीं लगाया हुआ। अच्छा, अगर हम डिवोर्स रेट की बात करें तो आज भारत में 2022 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो 0.1 पर 1000 वुमेन थी डिवोर्स रेट में। भारत लोवेस्ट में था। हालांकि अभी हमारा 1% हो गया, पर फिर भी हमारा भारत काफी लोवेस्ट में आता है डिवोर्स रेट में। पर अब जब अब ये चीजें बढ़ रही है डिवोर्स रेट की, क्योंकि अब 1% में हम लोग आ गए हैं। पर अब भारत में भी अब हमें लगता है कि सिख समुदाय में और भी कम होता है डिवोर्स रेट। तो वो तो ना कुंडली देखते हैं ना लगन देखते हैं, वो तो सिर्फ एक अपने फेथ पर चलते हैं। तो हमारे इसमें तो लगन कुंडली भी देखी जाती है सिख तब। समुदाय, सिख समुदाय जो है वो है ही 1%। टोटल पॉपुलेशन के तो सबसे कम भी तो वही होंगे डिवोर्स रेट में। ऐसा कुछ नहीं है कि उनका कम है। हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनका कम है उनका ज्यादा है। और मुझे नहीं पता ये आप कहाँ से लाए हो ये रिपोर्ट। बहुत ज्यादा डिवोर्स रेट है। अच्छा, अभी मोर मैंने। देन मोर देन 15-20%। अच्छा, फॉर्ब्स की मैंने देखी थी तो वो तो 1 पे बता रहे थे। बस दिक्कत ही तो ये है कि हम जो चीज की अच्छी मार्केटिंग होती है तो वो चीज जो बोलती है हम मान लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट ब्रांड। हम्म। पर मेरे ख्याल से अगर हम वो देखें कि आप कुंडली में मिलाने पर एक काम करना भी, लोग आजकल एस्ट्रोलॉजी में या तो चीजें कंट्रोल करने के लिए आ रहे हैं या चीजों को अवॉइड करने के लिए। पर एक कंट्रोलिंग इज नॉट एन ऑप्शन। जो पंडित ने बता दिया है वो उनके माइंड। अवॉइडेंस, अवॉइडेंस, इग्नोरेंस, हाउ टू मैनेज द डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा एंड डॉक्टर, ओ सॉरी, जस्टिस एस एन कपूर। डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा इज माई टीचर इन एस्ट्रोलॉजी, मैं गुरु इन एस्ट्रोलॉजी, जिनकी वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एंड जस्टिस एस एन कपूर इज माई कंसल्टिंग एस्ट्रोलॉजर, my first genuine consulting astrologer. After 27 astrologers, he was my first genuine person who consulted me. तो वो क्या कहते हैं कि क्लास में सारे फेल। अच्छा। एस्ट्रोलॉजर भी फेल है क्लास में, न्यूमरोलॉजिस्ट भी फेल है, वास्तु वाला भी फेल है। जो चीज होनी है उसको मैनेज करना चाहिए। आई वॉज फेसिंग अ रिजेक्शन दैट टाइम। तो तो कहते हैं रिजेक्शन को फेलियर की तरह मत ले, रिजेक्शन को मैनेज करना। मैं जुडिशरी में पहली बार फेल हो गया था, तो मैंने दूसरी बार एग्जाम दिया ना जुडिशरी का। तो रिजेक्शन को मैनेज करना। तो ऐसी एस्ट्रोलॉजी में जो नेगेटिव फैक्ट्स हैं उनको मैनेज करना। ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। पर्पस सीखना बहुत जरूरी है। यू नीड टू नो, यू हैव टू बी वेरी क्रिटिक while checking a chart of the person। एस्ट्रोलॉजी को उस नजर से देखो जैसे एक बीवी अपने पति को देखती है, उस नजर से मत देखो जैसे एक माँ अपने बेटे को देखती है। जिनकी शादियां हो रही है 2024 में, उनका भी बोला जा रहा है कि काफी अच्छा साल रहेगा। वो तो इंडिविजुअल कुंडली पे डिपेंड करता है, ऐसे ही अच्छा रहेगा। अगर किस्मत है फुद्दू तो की करेगा बॉर्बिटा का तुतू। ऐसी बेमतलब में अच्छा रहेगा। अगर नाड़ी दोष है, XYZ दोष है, AWC दोष है, तो कैसे अच्छा रहेगा? और कौन कह रहा है 2024वां साल चल रहा है? हम्म। मैं तो नहीं मान रहा।
एक तरफ आप बात करते हो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, ऊपर से आप बोलते हो 2024 चल रहा है। कितनी हम्म। डाइवर्सिफाइड स्टेटमेंट है। विक्रम संवत 2080 में हम बात कर रहे हैं, और चैत्र शुक्ल पक्ष से विक्रम संवत 2081 शुरू होगा। यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन हु इज राइटिंग अ बुक ऑन पंचांग। मैं 2024 मान ही नहीं सकता। तो जॉर्जियन कैलेंडर को मैं आउटराइटली रिजेक्ट करता हूँ। जी। और किसी दिन पता चल गया ना हिंदू कैलेंडर की साइंटिफिक वैल्यू क्या है, पागल हो जाओगे। इतना साइंटिफिक है, इट्स एडिक्टिव मोर देन लिकर। कहते हैं ना, जब कोई वृंदावन में जाता है तो एडिक्शन श्री कृष्ण की हो जाती है। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। तो एक बार वैदिक वैदिक कल्चर में घुस के तो देखो, थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करके तो देखो। वो तो गली 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 गली। हम्म। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज अ समुंदर ऑफ नॉलेज। अल बरूनी, जो इस्लाम का स्कॉलर था, उसने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च किया। मैं उसकी बुक पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले तक। उसने वेरी ग्रेट ट्रांसलेट रिसर्च। करा है ना उनके हाँ, हाँ, अपने उसमें। आर्यभट्टम जी की बुक पढ़ के। हाँ, हाँ जी। वो कहता है पूरी दुनिया की साइंस एक तरफ, और ये पराशर जी ने क्या लिख दिया ये एक तरफ। इसको कभी डिकोड नहीं किया जा सकता फुल। हम्म। लेकिन जितना डिकोड करोगे उतना ही पागल हो जाओगे। तो इवन दो आई एम नाउ एक्सेप्टेड एज अ गुड एस्ट्रोलॉजर इन सोसाइटी, मैं आज भी रोज 1 या 2 घंटे अपनी रिसर्च को देता इतनी गहरी है हमारी एस्ट्रोलॉजी। हूँ। तो यह जो साल है 2081 पंचांग के हिसाब से, यह कैसा रहेगा और किन चीजों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए? जनरलाइज कुछ नहीं होता। अगर साल बुरा भी रहा तो किसी के लिए तो अच्छा रहेगा ही, और अगर साल अच्छा भी रहा तो किसी के लिए तो बुरा रहेगा ही। जनरलाइज प्रिडिक्शंस मैं नहीं देता कभी। मैं प्रिडिक्शंस ही नहीं देता, खैर हम्म। गाइडेंस देता हूँ, लेकिन जनरलाइज प्रिडिक्शंस या गाइडेंस नहीं देता। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, स्टॉक मार्केट रिवर्स मतलब अपना पीक बना के एक बार के लिए डाउन आएगी। गोल्ड और सिल्वर आर दी बेटर एसेट्स। और ग्रेन्स में गेहूं के रेट बढ़ेंगे। एक मुंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है, हम्म। उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। उसमें टाइम लगेगा चीजों को समझने में, लेकिन रिसर्च चालू किए तो समझ भी लेंगे। जी। हम्म। तो अगर हम पॉडकास्ट को, अगर हम अंतिम इसमें जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि हमें नाड़ी दोष, जब भी विवाह अभी करने वाले हैं, जो भी विचार कर रहे हैं, तो कौन कौन सी चीजों का, उन्हें कम से कम इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? नाड़ी दोष। बाकी चीजें तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि उनको समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आजकल बहुत सॉफ्टवेयर हो गए हैं जो ये मैचिंग करते हैं। हर फोन में बंदा सॉफ्टवेयर लेके घूम रहा है। जी। तो नाड़ी दोष में आउटराइटली रिजेक्ट कर दो तो ज्यादा अच्छा। जी। बाकी चीजें करो ना करो, कम से कम इतना तो करो। मंदिर जाओ ना जाओ, कम से कम हाथ तो जोड़ लो मंदिर के सामने। तो इतना तो करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और मांगलिक, बहुत सारे लोग मांगलिक नहीं है उनको मांगलिक समझा जाता है, और मांगलिक है उनको मांगलिक नहीं समझा जाता। एक पद्धति होती है, एक साइंटिफिक पद्धति है जो एस्ट्रोलॉजी में सीखा जाता है, उसको बोलते हैं भाव चलित चार्ट। हम्म। आपका लगन सेंटर से है कि आपका लगन सेंटर से इधर उधर डिग्री का है। तो बहुत सारे प्लैनेट्स चेंज हो जाते हैं चार्ट में, जो लगन चार्ट में नजर तो नहीं होते। उसके लिए आपको भाव चलित कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जो मैनुअली बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन कोई उस कैलकुलेशन को भी नहीं करता। जी। और अगर ऑडियंस में किसी को आपसे कनेक्ट होना है तो वो कहाँ से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम में मेरा नंबर है एक, उसमें अपॉइंटमेंट ले ले, पढ़ना चाहता है पढ़ ले।
समझना चाहता समझ ले, लेकिन मैं गाइडेंस दे सकता हूँ, डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकता। ये चीज ध्यान रखे। डेस्टिनी चेंज करने वाले बहुत सारे बैठे हैं, उनसे डेस्टिनी चेंज करा लेना। मैं तो इसी डेस्टिनी के हिसाब से गाइडेंस दे सकता हूँ। राजन किल्लन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका थैंक यू। ज्ञान बहुत अनमोल है। और मेरे ख्याल से आज ऑडियंस ने भी बहुत कुछ समझा होगा। उनके जितने सारे डाउट्स हैं, जो कि अभी फिलहाल बहुत ज्यादा है, शादियों का सीजन है, तो उन्हें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर गए हैं। जब तक है शादी तब तक है एस्ट्रोलॉजी, ये तो मेरा मानना है। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो यह था हमारा आज का पॉडकास्ट। मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे मैच मेकिंग, कुंडली मिलान के, से भी कई हद तक दूर हुए होंगे। अगर आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट ने आपको बहुत चीज़ें समझने में मदद करी, तो यह पॉडकास्ट आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी ज़रूर शेयर करें। राजन खिल्लन जी की सोशल मीडिया लिंक्स मैंने नीचे अटैच करी है, आप उन्हें जाकर चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही कई एपिसोड्स के लिए, कई ज्ञान के लिए देखते रहे हितेश आकाश चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।